नामक एक आदमी रहता था। उस एक घने और बड़े जंगल के पास मौजूद एक गांव में रंगैया नामक एक आदमी रहता था। उसका घर उसी जंगल के पास में था। उस घर में वो अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। रंगैया उसी जंगल में पेड़ों को काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर कमाए हुए पैसों से उसका जीवन चलाता था। ऐसे ही एक दिन लकड़ी काटकर उसको बेचकर आए हुए पैसों को घर ले आता है रंगैया। उसे देख उसकी पत्नी रत्नम्मा ऐसे कहती है, सारी जीवन ऐसे ही काटनी है क्या, लकड़ों को काटते हुए? अब क्या हो गया? क्या क्या हो गया? ज्यादा पैसा कमाना नहीं है तुमको, अपने बेटे को पढ़ाना नहीं है, घर नहीं खरीदना है, हमेशा इसी घर में रहते हुए उन्हीं लकड़ियों को काट कर उन्हें बेचकर जीना है क्या? ऐसे कहती है। जब देखो बस पैसों का ही चर्चा, और कुछ सोचती भी नहीं हो क्या तुम? हाँ हाँ, मुझसे पूछना है कि और कोई सोच नहीं है, पर आपका तो सोच नहीं बदल रहा। इसके बाद रंगैया उसकी बातों को सुन नहीं पाता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। उस रात को रंगैया अपने घर की खिड़की से बाहर देखते रहता है। दूर में उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है और वो ये भी देखता है कि कई सारे गाड़ियाँ बाहर से जंगल की ओर और जंगल से बाहर की ओर जाते रहते हैं। मैं तो हर रोज इसी जंगल में काम करता हूँ। मैंने आज तक लकड़ियाँ काटते हुए किसी को आते या जाते नहीं देखा है, ना ही सुना है। लेकिन हर रोज रात के समय में यहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती है। मुझे कुछ तो करके जानना होगा कि वहाँ हो क्या रहा है। अगले दिन सुबह उठते ही जहाँ उसे कल रात रोशनी दिखी थी उसी तरफ जाता रहता है रंगैया। वहाँ उसे झाड़ियों के बीच एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में वो डरते डरते जाता है। दिखने में वो बाहर से छोटा ही क्यों ना हो, अंदर से वो गुफा बहुत बड़ा था। उस गुफा में गैर कानूनी से कटे हुए चंदन के सारे पेड़ दिखाई देते हैं रंगैया को। उन सारे पेड़ को देख रंगैया को सारा विषय समझ आता है। अच्छा, तो बात ये है कि चोरी से इन चंदन के पेड़ों को यहाँ छुपाकर इन्हें रात के समय में यहाँ से बाहर निकालकर बेच रहे हैं पैसों के लिए। वो उसके चारों ओर देखने लगता है। तब उसे अचानक किसी के पास आने के आवाज सुनाई देती है। तुरंत वो एक चंदन के बड़े पेड़ों के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद घर जाने की कोशिश में वो उठने के लिए सहारा के लिए नीचे मौजूद पत्थर पे हाथ रख के अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। बस पत्थर अंदर गिर जाता है और वहाँ एक छोटा सा दरवाजा खुलता है। रंगैया उस द्वार के अंदर मौजूद सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि ये गुफा उस गुफा के अंदर है। तब वो देखता है कि उस गुफा में कहीं ऊपर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन वो रोशनी जिस दिशा में गिर रहा था वहाँ बैंगन का छोटा सा एक पौधा था। उस पे लंबे और बड़े अच्छे बैंगन फूले हुए थे। तब रंगैया सोचता है कि शायद बारिश या हवा के कारण बैंगन का बीज यहाँ गिर गया होता, इसीलिए यहाँ पे बैंगन का पौधा मौजूद है। चलो कोई नहीं, बैंगन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आज अगर इन्हें घर ले जाऊंगा तो आज का खाना तो हो जाएगा। ये फैसला करके वो उस पौधे से एक बैंगन को तोड़ता है। बस रंगैया के हाथ में जैसे ही वो बैंगन आता है वो सोने का बैंगन बन जाता है। रंगैया आश्चर्यचकित होकर दंग रह जाता है। वो उस सोने के बैंगन को अपने हाथों में लेकर उसे जांचने की कोशिश करता है और तुरंत वो सोचता है कि उसी पौधे से एक और बैंगन ले ले, लेकिन उससे पहले ही उस पौधे पे मौजूद सारे बैंगन गायब हो जाते हैं। रंगैया बहुत निराश होता है। चलो कम से कम एक तो बैंगन मिल गया, अगर ये मैं मार्केट में बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तब मुझे कई दिनों तक कुछ भी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फैसला करके उस गुफा की सीढ़ियाँ चढ़कर वो बाहर की गुफे की ओर आता है। रंगैया जैसे ही बाहर आता है वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस गुफा से बाहर आते ही चोरी चोरी छुपकर वो अपने बीवी के पास जाकर इस सोने के बैंगन को दिखाता है। उस सोने के बैंगन को देख रत्नम्मा तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद होश आता है। तब रत्नम्मा, बाप रे, सोने का बैंगन कहाँ से लेकर आए आप? ये कहाँ मिला आपको? उससे तुम्हारा क्या मतलब? हमेशा पैसों के पीछे पड़ी रहती है ना। ये लो, ये सोने का बैंगन लो और इससे जो करना है तुम कर लो। अरे
पहले आप ये तो बताओ कि ये आप लाए कहाँ से? कहीं आपने कुछ चोरी वोरी तो नहीं किया ना? ऐसे रत्तम्मा एक के बाद एक उसे प्रश्न पूछते ही गई और कोई चारा ना होने के कारण रंगाया जो कुछ भी हुआ रत्तम्मा को बताता है। तो फिर आपको वही रहना था ना? कुछ देर बाद अगर और बैंगन आ गए तो उसको भी लेकर आते। आपकी जल्दबाजी से ना मैं तो मर रही हूँ। चलो जो हो गया सो हो गया। इस बैंगन से हम बहुत सारे दिन ना कोई भी काम करे बिना आराम से रह सकते हैं। गधे को अगर सोने का सिंहासन पे बैठाया गया ना, उसकी बुद्धि तो गधे की ही रहेगी ना। हाँ, अब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? इसी घर में रहते हुए चैन की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। आप 2-3 और सोने के बैंगन लेके आए, तब हम बड़े घर में आराम कर पाएंगे। देख, हमें नहीं पता कि उस पौधे पे वापस सोने के बैंगन आएंगे कि नहीं, और इतना ही नहीं, उस गुफा में जाना बहुत बहुत मुश्किल है और घातक भी। वहाँ चंदन के पेड़ छुपे हैं रत्ना। अगर मैं पकड़ा गया ना, मेरा लाश तक नहीं मिलेगा तुझे। अब इस सब की क्या जरूरत है? जितना है उतने में खुश रहेंगे, कहता है रंगैया। तुम मर्द हो भी? वहाँ के चंदन के पेड़ों के बारे में जाकर पुलिस को बता दो। वहाँ के चोरों को वो खुद लेकर जाएंगे और चंदन पेड़ भी खाली कर देंगे। तब गुफा पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि उस गुफा में एक और गुफा छुपा है। इसीलिए जब चाहो तब तुम उस गुफा में आ सकते हो और जा सकते हो। वैसे ही अगर उस बैंगन के पौधे पे और बैंगन उग गए तो उसको भी लेकर आ सकते हो आप। इसको ये सोच आया पर मुझे तो नहीं आया, पता नहीं क्यों। ऐसे रंगैया अपने मन में सोचता है। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा। तुम फिलहाल इस सोने के बैंगन को बाजार लेकर इसे बेचकर पैसे लेकर घर आओ। ये कहकर रंगैया उसके घर से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और गुफा में हो रही गैर कानूनी व्यापार के बारे में उनको बताता है। पुलिस वहां आकर सबको गिरफ्तार करते हैं और चंदन के पेड़ों को भी वहां से खाली कर देते हैं। अब इस कारण गुफा में डरते हुए जाने की कोई जरूरत नहीं थी रंगैया को। अगले दिन वो उस नीचे वाली गुफा में बैंगन के पौधे के पास जाता है। तब वो देखता है कि वो पौधा बैंगन से भरा था। इस बार वो एक बैंगन को लेकर जल्दबाजी में दूसरा बैंगन लेने ही जा रहा था कि सारे बैंगन गायब हो जाते हैं। तब रंगैया को समझ आता है कि असली बात ये है कि बैंगन रोज के एक ही मिलते हैं। ऐसे वो उस दिन के लिए एक सोने का बैंगन लेके घर चले जाता है। तब रत्तम्मा उन सोने के बैंगन को बेचकर आए हुए पैसों से एक बड़ा बंगला खरीदती है। तब से जब भी रंगैया को पैसों की जरूरत थी, वो उस गुफा में जाकर बैंगन लेकर उसे बेचकर आए हुए पैसों से खुशी से रहता था। जल्द ही रंगैया और रत्तम्मा उस गांव के ही जमींदार बन जाते हैं और खुशी से जीते हैं। नहीं करता है। गाड़ी को दीवार से चिपकाकर लगा के वो उतने ही गुस्से में वहाँ मौजूद एक बेड पे बैठता है। वही दरवाजे के पास उसके लिए इंतजार कर रही उसकी पत्नी रमा देवी ये सब देख, अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं तो और क्या आएगा? ऐसे वो क्रोध में बात करता है। हाय भगवान, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या? इस गुस्से का कारण क्या है? अरे हर रोज इतना मेहनत करके जो पैसे मैं कमा रहा हूँ वो सब तो पेट्रोल भरवाने में ही जा रहा है। अब मेरे बचत के क्या पैसे रहेंगे और मैं क्या कमाऊंगा? अच्छा, तो बढ़ रहे पेट्रोल रेट्स पे है आपका गुस्सा? मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अच्छा, तो तुम्हें मेरा वजह छोटा लग रहा है? अब आप अकेले तो नहीं हो ना जो इस मुश्किल से गुजर रहा है। देश के सारे लोग इसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो क्या मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ इस बात पे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आपके गुस्से से कुछ नहीं होगा। आपके ही तरह अगर सभी को इतना गुस्सा आया, सिर्फ तभी इस मुसीबत का एक हल मिलेगा। अच्छा, तो मैं क्या करूँ वो भी तुम ही बता दो। तो पहले आप इस पेट्रोल रेट्स के बारे में सोचना बंद कीजिए और ये सोचिए कि हर रोज आपके ऑटो चढ़ रहे ग्राहकों को दुगना कैसे बनाएं। मतलब अब मैं क्या करूं? मेरे एक ऑटो को 2 में बनाऊं या फिर मेरे ऑटो के पीछे एक और ऑटो लगाऊं? ऐसे पूछता है गुस्से में। इतने में रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि रामप्रसाद को ऐसे लगता है कि अचानक उसे कुछ समझ आया और वहाँ से उठकर तुरंत उसके ऑटो के पास जाकर उसे जांचने लगता है।
ये देख रमा देवी, क्या हुआ जी? अब फिर से क्या हो गया? ऑटो को ऐसे जांच क्यों रहे हो आप? खा जाओगे क्या उस ऑटो को? अरे नहीं, मैं ऑटो को नहीं खा रहा। अभी मुझे एक अच्छा आइडिया मिला है, बस यही सोच रहा हूँ कि उसको करके कैसे दिखाऊं। ऐसे कहता है। फिर रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि राम प्रसाद उसको सुने बिना ऑटो में बैठकर वहाँ से चले जाता है। ये आदमी तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। ये सोचकर वो अपने काम करने लग जाती है। बहुत देर के बाद राम प्रसाद उसके घर लौटता है। रमा देवी अपने पति राम प्रसाद को और उसके द्वारा लाए गए उस अजीब ऑटो को देखते ही रह जाती है। ये क्या है जी? ऐसे पूछती है आश्चर्यचकित होकर। अब तुम ही तो कह रही थी कुछ देर पहले कि मेरे ग्राहकों को दुगना बनाना चाहिए, तभी मुझे ये विचार आया। मैं एक पुराने ऑटो को लेकर उसके सामने के भाग को काट कर उस भाग को मेरे ऑटो से जोड़ दिया है मैंने। अब मेरे ऑटो बहुत सारे लोग चढ़ेंगे और मुझे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। मेरा पति तो बहुत चालाक है। ऐसे कहकर खुश हो जाती है रमा देवी। अगले दिन से राम प्रसाद के सोच के अनुसार ही बिना कोई मतलब के भी बहुत सारे लोग राम प्रसाद के अनोखे ऑटो में सैर करने चढ़ जाते थे और इसी कारण उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे। उसका तो लाभ चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों में राम प्रसाद का ऑटो सुबह से शाम तक बहुत भीड़ था और पैसे भी उसे ऐसे ही मिलते थे। इतना कि राम प्रसाद को आराम करने का भी समय नहीं था। ऐसे कुछ दिन चल रहा था। उसके बाद उसके भीड़ित ऑटो को देख पुलिस उसके पास आते हैं। ऑटो को रोककर ये कहते हैं कि परमिशन के बिना ऐसे अनोखे ऑटो को चलाना कानून के खिलाफ है। इसीलिए वो लोग राम प्रसाद को गिरफ्तार करके उसके ऑटो को भी स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर राम प्रसाद देखता है कि उसके ही ऑटो के जैसे वहाँ एक और ऑटो मौजूद है। वो देख उसे लगता है कि उसी की तरह किसी और को वही विचार आया होगा। ये सोचते हुए वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। वहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर, क्या सोच रहे हो तुम अपने आप को? तुम्हारे इस अनोखे ऑटो में लोगों को बिठाकर ग्राहकों को डराना चाहते हो तुम? और इतना ही नहीं, तुम अपने ही जैसे ऑटो बनाकर बेच भी रहे हो। चल क्या रहा है हाँ? ऐसे पूछता है वो पुलिस ऑफिसर। सर, पेट्रोल रेट बढ़ जा रहे हैं और पैसे कम पड़ गए, इसलिए पैसे कमाने के लिए मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इस ऑटो को ऐसे बनाया, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे वाले ऑटो बनाकर किसी को बेचा नहीं साहब। तब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद एक आदमी को देख, ये देखो, ये आदमी भी तुम्हारे जैसे एक ऑटो चला रहा है। जब मैंने पूछा उसने कहा कि तुमने ये ऑटो उसको बेची है। ऐसे कहता है। राम प्रसाद उस आदमी को देख ऑफिसर से ऐसे कहता है, साहब मैंने तो इस आदमी को कभी नहीं देखा है, ये तो पहली बार है इसको देखना। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी की ओर गुस्से में देखता है और ऐसे कहता है, क्यों मुझसे ही खेल खेल रहे हो तुम? सच बताओ, ये ऑटो तुम्हें कैसे मिला? ऐसे उसे जोर से धमका कर पूछता है। डर के मारे वो आदमी, साहब मुझे माफ कर दो साहब, उसका अनोखा ऑटो देख सारे ग्राहक सिर्फ उसी के ऑटो में चढ़ रहे हैं और क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमा रहा है मैंने भी अपने ऑटो को ऐसे बदल दिया साहब। सुनो, इस आदमी को जेल में डाल दो और इसका ऑटो कहीं पे बेच दो। आज से ऐसे ऑटो नहीं बनाएंगे, उसका ख्याल भी रखो। ऐसे कहता है वो पुलिस ऑफिसर। जी साहब, लेकिन साहब इस आदमी को और उसके ऑटो को क्या करें? अब से ये आदमी हमारे डिपार्टमेंट में ड्राइवर का काम करेगा। उसी ऑटो में वो हर रोज ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड पे सुरक्षित रहने के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ जाने पर क्या क्या होगा, ये सब माइक लगाकर ये सारे शहर के गली गली में घूम कर बोलेगा। सब लोगों को ये अपने ऑटो में घूमते हुए जागरूकता देते रहेगा। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाता है। ये सुनकर राम प्रसाद, हाँ भगवान का शुक्र है मुझे कोई तो नौकरी मिला, महीने का इतना पैसा भी मिल रहा है मुझे, अब जो है उसमें खुश रहूंगा मैं। ये कहकर वो चुपचाप खुशी में अपने घर चले जाता है। खूप मोठी गोष्ट असती मारलेलं त्याला। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस
विषय में फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं। अरे, उसमें क्या है, पकौड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकौड़ी का व्यापार? हाँ बेटा, हमारे गांव में जलेबियों का, समोसे का, अचार का, पापड़ का ऐसे बहुत व्यापार है। तो तुम्हें कुछ अलग व्यापार करना होगा। गांव में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकौड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे। तो फिर हम सादा पकौड़ी में साथ साथ चिकन पकौड़ी, फिश पकौड़ी, मिर्ची पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी, अंडे के पकौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकौड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे, परंतु मुझे इतने प्रकार के पकौड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारी माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर रितेश के पिताजी रितेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकौड़ी को बनाने के सामग्री रितेश खरीद के रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को 2 हिस्सों में काट रहे होते हैं और रितेश की माँ पकौड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को 6 अलग अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, पांचवें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक एक करके उन सारे अलग तरह के पकौड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकौड़ी का स्वाद देखता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकौड़ी के व्यापार को दृढ़ निश्चय से शुरू करता है। ऐसे शुरू हुआ था रितेश की जीत की कहानी। 15 साल बाद वही पकौड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के पिताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं, पर रितेश कभी उनको समय ही नहीं देता था। इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश की दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से न कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए 3000 रुपयों की जरूरत है, थोड़ा मदद करो ना बेटा। क्या 3000 रुपए? उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूँ ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं है। क्या 3000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है, मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं। माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था।
मिर्ची पकोड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकोड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकोड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकोड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकोड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकोड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकोड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे, जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चली जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले पड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपनी बीवी को उसके शौक से दूर नहीं रख पाया। अब रितेश के साथ प्यार से 2 बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ, उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ। रितेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकोड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश रहते हैं।